नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं उस पहलू पर, उस मुद्दे पर, जिस मुद्दे को लेकर के पूरे देश में एक चर्चा का माहौल है, और वो चर्चा है कानून की। देश में नए कानून लागू हो गए हैं, 3 पुराने कानून खत्म कर दिए गए हैं, लेकिन वो 3 पुराने कानून खत्म करने के पीछे वजह और नए कानून लागू करने के पीछे वजह, धाराओं में परिवर्तन है, देश की जनता को सुविधा की बात कही जा रही है। क्योंकि पहले जो बात आई थी वो ये थी कि पहले भारत में आईपीसी, इंडियन पीनल कोड लागू था, मतलब अपराधी को दंड देने की बात होती थी। अब उसको बदल करके कर दिया गया है भारतीय न्याय संहिता। अब दंड और न्याय, दंड से यात्रा शुरू हुई और न्याय तक यात्रा पहुंची है। आज 1 जुलाई 2024 से मोदी सरकार के तीसरे टर्म में ये कानून लागू किए। लेकिन आपको बता दूं कि ये इन कानूनों का जो संशोधन है, इन कानूनों को लागू करने की बात है, ये मोदी 2O में हुआ था। 2023 में इन कानूनों को लागू करने के लिए देश की लोकसभा में प्रस्ताव आया और उस प्रस्ताव पर चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद में, और ये बात उस समय कही गई थी, तत्कालीन गृह मंत्री, जो वर्तमान में भी गृह मंत्री हैं, अमित शाह, उनके द्वारा जो बात कही गई थी वो ये कही गई थी कि 400 से ज़्यादा बैठकें की हैं, अलग अलग राज्यों से उनके मंत्रियों से अभिमत मांगे गए और फिर कानून लागू किए गए। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से कानून लागू किए गए हैं। और उन कानूनों में यदि मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले जो लागू किया गया है वो हुआ है भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता लागू की गई है, और उसके बाद वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू की गई है। और तीसरा कानून जो लागू हुआ है वो लागू हुआ है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये 3 कानून लागू हुए हैं। और 3 पुराने कानून जो थे उन्हें जैसा कि मैंने उल्लेख किया कि भारतीय दंड संहिता, जिसकी हम बात करते थे, आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, उसे बदल करके भारतीय न्याय संहिता लागू की गई है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन जिन कानूनों को खत्म किया गया है वो कानून है भारतीय दंड संहिता 1860, उसे खत्म किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, इसे खत्म किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता 1898 और 1973 अब ये लागू नहीं है। इस तरह का जो प्रावधान किया गया है कि ये संहिताएं जो हैं लागू की गई और इन संहिताओं को खत्म किया गया है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय न्याय संहिता जो लागू की गई है उसका प्रारूप क्या है, उसमें क्या खास बात है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल 356 धाराएं हैं। और यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय न्याय संहिता में कुल 20 नए अपराध जोड़े गए हैं। जिन अपराधों का पहले उल्लेख नहीं था वो अपराध अब जोड़े गए हैं। कुल 20 अपराध जोड़े गए। और भारतीय न्याय संहिता की यदि मैं बात करूं तो भारतीय न्याय संहिता में 33 अपराधों के लिए कारावास की सजा बढ़ाई गई है। पहले कुछ और प्रावधान था और अब कुछ और प्रावधान किया गया है, और इन कानूनों में सजा बढ़ाने का प्रावधान किया गया। साथ ही भारतीय न्याय संहिता में 83 अपराधों को जुर्माने की जो राशि थी वो राशि बढ़ा दी गई है। क्योंकि पहले जो था कि नॉर्मल जुर्माना देकर के लोग छूट जाता, लेकिन वो अब जुर्माने की राशि बढ़ाई गई। दूसरी बात, भारतीय न्याय संहिता में 23 अपराधों में अनिवार्य सजा की शुरुआत की गई है। ये सबसे बड़ी बात हो गई कि अनिवार्य सजा कर दी गई। भारतीय न्याय संहिता में 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा का दंड लागू किया गया है। और भारतीय न्याय संहिता में पुरानी 19 धाराओं को निरस्त किया गया है। और 1860 में बने आईपीसी की जगह अब भारतीय न्याय संहिता मतलब बीएनएस 2023 लागू हो गई है। और भारतीय न्याय संहिता कानून में आईपीसी के 22 प्रावधानों को निरस्त किया गया है। 175 में बदलाव किया गया, 175 कानूनों में बदलाव किया गया है। भारतीय न्याय संहिता के 175 कानूनों में बदलाव करने की बात यहां सामने आई है। दूसरी तरफ भारतीय न्याय संहिता कानून में 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। 8 नई धाराएं जोड़ करके भारतीय न्याय संहिता लागू की गई है। और भारतीय न्याय संहिता में इस तरह के प्रावधान किए गए हैं, कुछ कानूनों को खत्म किया गया है और कुछ कानूनों को खत्म करके कुछ कानून नए लागू किए गए हैं, सजा का प्रावधान किया गया। अब हम बात करते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है ये 1898 में बने सीआरपीसी की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू कर दी गई है। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अब कुल 533 धाराओं का उल्लेख किया गया है। और भारतीय नागरिक सुरक्षा में यदि हम बात करते हैं कि इस संहिता में 177 प्रावधानों में बदलाव किए गए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा में 9
नई धाराएं जोड़ी गई हैं और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 39 नई उपधाराओं को भी जोड़ा गया है। ये उपधाराएं पहले नहीं थी। और भारतीय नागरिक सुरक्षा में 44 नए प्रावधान और स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 35 धाराओं में समय सीमा जोड़ी गई है, समय सीमा तय की गई है कि ये इसमें कब तक न्याय होना है। साथ ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 35 स्थानों पर ऑडियो वीडियो का प्रावधान किया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पुरानी 14 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के जरिए सीआरपीसी के 9 प्रावधानों को भी निरस्त किया गया है और 160 प्रावधानों में बदलाव करके 9 नए प्रावधान जोड़े गए हैं। ये है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। भारतीय दंड संहिता की जगह लागू की गई है भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है वो 2023 लागू हो गई है और उसमें इस तरह के प्रावधान किए गए हैं। कुछ कानूनों को खत्म किया गया है, कुछ नए कानून उसमें जोड़ दिए गए हैं। इसके बाद में एक और जो नया कानून लागू हुआ है उसकी यदि हम बात करें, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 प्रावधान होंगे। 170 प्रावधानों के साथ इसे लागू किया गया है और साक्ष्य अधिनियम में पहले 167 प्रावधान हुआ करते थे, अब उन्हें बढ़ा करके 170 प्रावधान कर दिए गए हैं। साक्ष्य अधिनियम के 24 प्रावधानों में बदलाव किया गया है और साक्ष्य अधिनियम में 2 नए प्रावधान जोड़े गए हैं। साक्ष्य अधिनियम में 6 उप प्रावधान भी जोड़े गए हैं और साक्ष्य अधिनियम में 6 प्रावधानों को निरस्त किया गया है। इस तरह से ये 3 कानून लागू हुए हैं और तीनों कानूनों की खासियत ये है कि कुछ नए कानून जोड़े गए हैं, कुछ नए प्रावधान शामिल किए गए हैं, कुछ पुरानी धाराएं खत्म की गई हैं, कुछ पुराने कानूनों को निरस्त किया गया है और कुछ उपधाराएं जोड़ी गई हैं। इस तरह से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इसके बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन कानूनों को जोड़ा गया है। इनका ये कानून आज से लागू हो गए हैं। बात हो रही है धाराओं में कुछ परिवर्तन किया गया है और यदि हम बात करें कि पहले कैसा था कानून, तो इस संदर्भ में आपको बता दूं कि 170 साल पहले अंग्रेजों ने क्रिमिनल कानून बनाए थे और उस समय से ये कानून लागू थे। प्राचीन भारत में कानून व्यवस्था वेदों, स्मृतियों और रीति रिवाजों के आधार पर चला करती थी। मध्यकाल में जब भारत में मुसलमान आए तो धर्म के साथ साथ अपना लीगल सिस्टम भी वो भारत लेकर आए थे और आपराधिक मामलों में शरीयत का कानून चलता था। वो लीगल सिस्टम साथ में लेकर के आए और जब आपराधिक मामलों की बात आई तो आपराधिक मामलों में वो शरीयत का कानून चला और शरीयत का जो कानून था वो बहुत सख्त था। वो इतना सख्त था कि आंख के बदले आंख की जो बात कही जाती है वो मुगल काल के कानूनों के कारण कही जाती है कि हाथ के बदले हाथ, आंख के बदले आंख। ये शरीयत का कानून था और मुगल काल में ये चलता था। कानूनों में बदलाव की शुरुआत अंग्रेजों के आने के बाद शुरू हुई थी। यहाँ बता दूं कि कानून में परिवर्तन किए गए। 1975 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के रेवेन्यू राइट्स मिले। उसके बाद में वॉरेन हेंगस्टन ने 1772 में गवर्नर जनरल बनते ही नए जुडिशियल प्लान और कोर्ट बनाने शुरू कर दिए थे। इसकी शुरुआत हुई थी 1972 में। यदि उसके बाद बात करें कि 1834 में, ये 1700 में हुआ था और उसके बाद 1800 में भारत में पहला लॉ कमीशन बनाया गया और इसके अध्यक्ष जो थे वो लॉर्ड मैकाले थे। जो पहला लॉ कमीशन बना उसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले और उसके बाद में मैकाले ने भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी का पहला ड्राफ्ट बनाया था। पहला ड्राफ्ट मैकाले के समय पर बना था और 1853 में सर जॉन रोमिली की अध्यक्षता में दूसरा लॉ कमीशन बना। पहले लॉ कमीशन के अध्यक्ष थे मैकाले और दूसरा लॉ कमीशन जो बना वो सर जॉन रोमिली ने बनाया था। उसके बाद में सर जॉन रोमिली ने सीपीसी, सीआरपीसी और आईपीसी के ड्राफ्ट तैयार किए और उसके बाद 1861 में तीसरा लॉ कमीशन बना। इसमें इंडियन एविडेंस एक्ट और द ऑथ एक्ट बनाए गए। जब आज जिसकी हम बात कर रहे हैं साक्ष्य अधिनियम की, ये उस समय बनाया गया था और कुछ बदलावों के साथ यही क्रिमिनल कानून देश भर में लगभग 170 सालों से लागू है। 170 सालों से ये क्रिमिनल कानून लगातार लागू हैं जो उस समय बनाए गए थे। मुगल काल में कानून थे और मुगल काल के कानूनों को खत्म करके जब दूसरे कानून बनाए गए तो अंग्रेजों के समय कानून बदलने की शुरुआत की गई और उसके बाद आज कानून बदले गए हैं। देश में 3 नए कानून लागू हुए हैं और उन कानूनों को लागू होने के बाद में अब भारतीय न्याय संहिता, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ न्याय देने की,
न्याय देना मतलब पहले दंड का प्रावधान था कि दंड, भारतीय दंड संहिता थी, इंडियन पीनल कोड की बात होती थी, लेकिन अब जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में कहा था कि अब हम दंड पर नहीं न्याय देने पर भरोसा रखते हैं, तो कुछ बदलावों के साथ यही कानून अब लागू होंगे और तीन कानून पूरी तरह से बदल, हालांकि कई बार इसमें सियासी चश्मे से देखा जा रहा है क्योंकि इन कानूनों का विरोध भी हो रहा है। कई बार कहा जा रहा है जैसे कि जब तो उस समय की बात थी जब कमेटी बनाई गई थी, कमेटी बनाने के बाद में सुझाव मांगे गए थे, तो कर्नाटक सरकार की ओर से भी बात कही गई थी कि उसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं, या सुझाव दिए गए तो मानेंगे। यहाँ हम बात करेंगे कि नए कानूनों में क्या खास है, क्योंकि नए कानूनों को तकनीकी से जोड़ा गया है, एक टेक्नोलॉजी की बात कही गई है, और कानूनी प्रक्रिया में वीडियोग्राफी का विस्तार चार्जशीट से जजमेंट तक के लिए किया गया है, क्योंकि ये तकनीक से जोड़े गए हैं। टेक्निकल की बात कही गई है कि अब EFIR भी बहुत आसान हो जाएगी। कानूनी प्रक्रिया में वीडियोग्राफी का विस्तार, जैसे मैंने बताया कि अब यदि बयान होंगे तो बयानों में वीडियोग्राफी होगी। चार्जशीट से जजमेंट तक का जो है डिजिटलाइजेशन किया गया है, और इस डिजिटल हो जाने के बाद में पारदर्शिता बढ़ाने की बात कही जा रही है। दूसरी तरफ यदि हम बात करें कि सर्च और जब्ती के वक्त, ये एक बड़ी बात है कि अभी तक जो सर्च हुआ करती थी या जब्ती होती थी तो उसे वीडियोग्राफी नहीं होती थी, लेकिन अब सर्चिंग यदि होगी, जब्ती होगी तो वीडियोग्राफी उसके लिए जरूरी हो जाएगी। यहाँ एक बात और है कि फॉरेंसिक साइंस का अधिकतम इस्तेमाल करने की बात कही जा रही है, क्योंकि फॉरेंसिक साइंस को बढ़ावा देने की बात है कि फॉरेंसिक साइंस को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि किसी के साथ ज्यादती ना हो और किसी को कोई अन्याय का शिकार ना हो पाए। यहाँ एक और बात है, FSL की टीम आती थी, जब कहीं कोई वारदात हो जाती है तो FSL की टीम आती है। अब मोबाइल FSL की सुविधा की बात कही जा रही है कि FSL की टीम तत्काल पहुंच सके। एक और नागरिकों की सुरक्षा के लिए बात है कि गिरफ्तारी के बारे में ऑनलाइन और व्यक्तिगत सूचना जरूरी है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया उसके अभिभावकों को, उसके परिजनों को, उसके पहचान वालों को सूचना ऑनलाइन भी देनी है और व्यक्तिगत भी देनी है। दूसरी बात है कि यौन उत्पीड़न के मामले का जो बयान यदि होता है, उस बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग जरूरी है, बिना वीडियो रिकॉर्डिंग के वो बयान मान्य नहीं हो गया। तीसरी बात एक और यदि अब बात करूं कि पहली बार EFIR का प्रावधान किया गया है, EFIR की जा रही है, पहली बार इसका प्रावधान किया गया है कि EFIR अब आसान हो जाएगी। दूसरी तरफ EFIR से ऑनलाइन फैसले और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ट्रायल तक की सुविधा है कि यदि ट्रायल हो रहा है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फैसले हैं तो उसमें भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होनी है। दूसरी तरफ यौन हिंसा के मामले में जो पीड़ित का बयान है वह आवश्यक माना गया है। कई बार ऐसा इसके पहले जो चीजें देखी गई हैं, तो अब उसमें सुधार किया गया है कि यौन उत्पीड़न के मामले में पीड़ित का बयान आवश्यक है, और यौन उत्पीड़न के मामले में बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग, जैसा पूर्व में बताया कि बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग बहुत जरूरी है। दूसरी बात, पुलिस को 90 दिनों के भीतर शिकायत का स्टेटस बताना होगा कि यदि किसी व्यक्ति ने शिकायत की है तो उस शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई है। 90 दिन के अंदर आवेदक को स्टेटस बताना होगा। साथ ही 90 दिन के बाद हर 15 दिन में, यदि 90 दिन तक कार्रवाई नहीं हुई है तो हर 15 दिन में फरियादी को उसकी शिकायत का स्टेटस बताना आवश्यक होगा। और पीड़ित को बिना सुने कोई भी सरकार 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास का केस वापस नहीं ले सकेगी। जो व्यक्ति पीड़ित है, कई बार देखा जाता है कि कई बार मामले होते हैं राज्य सरकारें वापस ले लेती हैं, लेकिन अब राज्य सरकारें 7 वर्ष से अधिक की सजा के मामले वापस नहीं ले सकेंगे। दूसरी तरफ मॉब लिंचिंग, बड़ी संशोधन किया गया कि मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं होती हैं, कई बार भीड़ दोषी होती है, तो मॉब लिंचिंग की घटनाओं में अब मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। दूसरी तरफ नागरिकों के लिए सुविधा का ध्यान रखते हुए किया गया कि नागरिक किसी भी पुलिस स्टेशन में 0 FIR दर्ज करा सकेंगे, और 0 FIR के बाद 15 दिनों के अंदर जहां संबंधित थाना है वहां भेजा जाना अनिवार्य होगा। और जिस तरह अपील, यदि बात करें जिरह और अपील सहित पूरी वीडियोग्राफी जो है उसकी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी। यौन अपराधों के पीड़ितों के बयान दर्ज करते समय वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी, वीडियोग्राफी जरूरी हो जाएगी। और सभी प्रकार के सामूहिक दुष्कर्म के जो मामले हैं उसमें 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है, उससे कम की सजा नहीं होगी। नाबालिग से दुष्कर्म की बात आती है तो वहां पर मौत की सजा को शामिल किया गया कि नाबालिग से यदि कोई व्यक्ति दुष्कर्म करता है तो मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। यदि इसके बाद बात करते हैं कि FIR हो चुकी है और उसके 90 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से चार्जशीट दाखिल करना जरूरी है, यदि नहीं होती है तो उसमें प्रावधान किया गया। और आरोप पत्र प्राप्त हो गया है, उसके 60 दिन के अंदर
अदालतों को आरोप तय करने का काम पूरा करना होगा कि जो अदालत चार्जशीट दाखिल हो गई है तो 60 दिन में आरोप तय करना है। सुनवाई के समापन के बाद 30 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से फैसला सुनाया जाएगा और फैसला सुनाए जाने के 7 दिन के अंदर अनिवार्य रूप से वह फैसला ऑनलाइन उपलब्ध कराना होगा। यह बात हो रही है कि न्याय जल्दी मिल सके, न्याय में विलंब ना हो, क्योंकि न्याय में देर भी अन्याय के बराबर माना गया है। तो यहां न्याय की बात कही जा रही है। या इसके बाद में तलाशी और जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी होना अनिवार्य है। 7 साल से अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए फॉरेंसिक टीमों को अनिवार्य रूप से अपराध स्थल जहां घटना हुई है उन घटना स्थलों का निरीक्षण करना जरूरी होगा और जिला स्तर पर मोबाइल एफएसएल की तैनाती होगी। अभी हम देखते हैं कि कई बार कई जिलों में एफएसएल नहीं होती, लेकिन अब वहां पर जिला स्तर पर मोबाइल एफएसएल की तैनाती अनिवार्य कर दी गई है कि अनिवार्य रूप से वहां मोबाइल एफएसएल उपलब्ध हो और जहां घटना हो वहां पर वो पहुंच सके। दूसरी बात यहां बात सामने आती है कि 7 साल या उससे अधिक की सजा वाले किसी भी मामले में पीड़ित को सुनवाई का अवसर दिए बिना वह मामला वापस नहीं लिया जाएगा। पीड़ित को जरूर सुना जाएगा कि पीड़ित क्या पीड़ा है, क्या परेशानी, उसको सुनने के बाद ही वापस लिया जाएगा। और शादी, नौकरी आदि के झूठे बहाने के तहत महिला के बलात्कार को दंडित करने वाले अपराध का अलग से प्रावधान किया गया है कि शादी का झांसा देकर के, नौकरी का झांसा देकर के यदि किसी महिला का शोषण किया गया है, दैहिक शोषण किया गया है, तो उसमें अलग से सजा का प्रावधान किया गया। एक और बात बता दूं कि इससे पहले चेन स्नैचिंग जैसा कोई प्रावधान नहीं था कानून में, लेकिन अब चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग और इसी तरह के शरारती गतिविधियों के लिए अलग से प्रावधान किया गया है। बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है कि बच्चों के खिलाफ अपराध के लिए सजा को 7 साल से बढ़ाकर के 10 साल कर दिया गया है। अभी तक हम देखते हैं कि बच्चों के खिलाफ जो मामले होते हैं 7 साल की सजा का प्रावधान था, लेकिन अब उसे 10 साल कर दिया गया। मृत्युदंड की सजा को कम करके अधिकतम आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। कई बार माफी हो जाती थी, अब नहीं हो सकती है। और आजीवन कारावास की सजा को कम करके अधिकतम 7 साल के कारावास में बदला जा सकता है, उससे कम नहीं। 7 साल की सजा को 3 साल के कारावास में बदला जा सकता है। यदि उच्च न्यायालय में उसकी सुनवाई होती है तो वह 3 साल तक की किया जा सकता है, उससे कम नहीं होगा। अगला जो प्रावधान किया गया है कि किसी भी अपराध में शामिल होने के लिए जब्त किए गए वाहनों की वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन हो रहा है तो वीडियोग्राफी अनिवार्य कर दी गई और पहली बार क्रिमिनल कानूनों में आतंकवाद शब्द शामिल किया गया। इससे पहले आतंकवाद शब्द नहीं था, आईपीसी में आतंकवाद शब्द को शामिल नहीं किया गया था, दूसरे तरह से शामिल किया गया था और अब आतंकवाद को क्रिमिनल कानूनों में शामिल कर लिया गया है। और मैं बता दूं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 113 में आतंकवाद और आतंकी गतिविधियों को परिभाषित किया गया। इससे पहले आतंकी गतिविधियों को और आतंकवाद को परिभाषित नहीं किया गया था और इसके अंतर्गत दोषी पाए जाने पर आरोपी को फांसी और उम्र कैद की सजा हो सकती है। आतंकवादी गतिविधियां कितनी होती हैं और उन गतिविधियों के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं थे, अब उसको शामिल कर लिया गया है कि ये प्रावधान अब किए जाएंगे। मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो प्रावधान किए गए हैं उसमें जो धाराएं बदली गई हैं, मर्डर के लिए 302 की जगह अब 101 धारा लागू होगी, धोखाधड़ी के लिए 420 की जगह 318 लागू होगी और दुष्कर्म के लिए 375 की जगह धारा 63 लागू होगी। दूसरी तरफ यदि हम देखें कि गैंगरेप के लिए 376 डी की जगह अब 70 धारा 70 लागू होगी और गैर कानूनी सभा के लिए 141 और 144 की जगह 187 और 189 धारा लागू होगी। दंगे की घटना होती है तो उसके लिए 146 की जगह 191 धारा लागू होगी और दहेज हत्या के लिए जो पहले 304 बी लागू होती थी उसकी जगह धारा 80 लागू होगी। हत्या के प्रयास के लिए धारा 307 जैसे हाफ मर्डर भी कहा जाता है, अटेम्प्ट टू मर्डर कहा जाता है, उसकी जगह अब 307 की जगह धारा 109 लागू होगी और मानहानि के लिए जो 499 धारा पहले लागू होती थी उसकी जगह अब धारा 356 लागू होगी। धाराएं बदली गई हैं। आईपीसी की जो धाराएं थी वो हम आपको बता रहे हैं और भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की जो धाराएं हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। मानहानि के लिए 499 की जगह 356, किडनैपिंग के लिए 359 की जगह 137 धारा जो है 137 धारा लागू होगी और हमला करने के लिए 351 धारा पहले लागू होती थी, अब उसकी जगह 130 धारा 130 लागू होगी और पीछा करने के लिए कई बार देखा जाता है कि कुछ शोधों के द्वारा युवतियों का पीछा किया जाता है, तो पीछा करने के लिए जो पहले या दुश्मनी के कारण किसी का पीछा किया जाए डराने के लिए तो पहले 354 डी लागू होती थी और उसकी जगह अब धारा 78 लागू होगी। इस तरह से धाराओं में परिवर्तन किया गया है।
कानूनों में परिवर्तन किया गया और उन कानूनों को आज से लागू कर दिया गया। हालांकि बात हो रही है, जिस तरह से चर्चाएं सामने आ रही हैं, कई विधि विशेषज्ञों का यह कहना है कि शुरुआती दौर है, इसमें कुछ परेशानियां हो सकती हैं और उन परेशानियों के चलते, क्योंकि अभी वो कॉमन नहीं है, उनको लिखा पढ़ी में नहीं है। कई बार होता है कि अभी जैसे जवान पे जो चीजें रटी होती हैं कि धारा 302 मर्डर के लिए है, धारा 420 धोखाधड़ी के लिए, लेकिन अब उनमें प्रावधान किया गया, संशोधन किया गया है। देखना दिलचस्प होगा कि वास्तव में ये जो धाराओं का परिवर्तन हुआ है, नए कानून लागू हुए हैं, देश की जनता को इनके माध्यम से कितनी शीघ्र न्याय मिलता है। न्याय मिलने में जो देरी हो रही थी, क्योंकि करोड़ों प्रकरण ऐसे हैं जो न्यायालयों में पेंडिंग है, सुनवाई चलती रहती है, पीढ़ियां बदल जाती हैं, लेकिन न्याय नहीं मिलता। तो अब क्या इन संशोधन के बाद नए कानूनों के तहत भारत के लोगों को, भारत की जनता को न्याय जल्दी मिलेगा और शीघ्र न्याय मिलेगा, तो यह परिवर्तन सार्थक होगा। हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।